हम भूल ही जाएंगे कि उसको पैसे उधार दिए। क्लियर? तो क्योंकि हमारी जो मेमोरी होती है वो लिमिटेड होती है, our memory is very limited, then it is not possible to remember all the transaction, all the things which are related to daily routine. अब डेली रूटीन की भी बहुत सारी चीजें होती है जो हमें रखना पड़ता है। किसी को पैसे दिए, किसी से पैसे आए, तो अपन को लिखना पड़ता है कि किससे पैसे आए, किससे, अगर अपना बिजनेस है तो अपन कई बार क्या करते हैं, हर महीने की पहले तारीख को मेड को पैसे देते हैं, दूध वाले को पैसे देते हैं, तब भी हम क्या करते हैं, उनको लिख लेते हैं कि अपन ने मेड को इस तारीख को पैसे दिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें ध्यान ही नहीं रहा, वो दोबारा मांगने आ जाएगा, क्या करेंगे? अगर लिखा होगा तो हमें ध्यान रहेगा कि भाई इस तारीख को दे दिए तुम्हें पैसे, या वो अगले महीने आके कह देगा मैंने पिछले महीने भी पैसे नहीं लिए, तो कैसे पता चलेगा कि पिछले महीने पैसे दे दिए? तो हम क्या करते हैं, घर में भी एक डायरी मेंटेन करते हैं जिसमें हमें पता होता है कि अपन ने क्या क्या किया। बात क्लियर है पहले? So it is necessary in the business to keep a diary, a book to record the business transaction. अब बिजनेस के ट्रांजेक्शन को लिखने के लिए भी हमारे पास कोई जगह होनी चाहिए, कोई कॉपी होनी चाहिए, कोई डायरी होनी चाहिए। तो उस डायरी या कॉपी को हम कहते हैं बुक कीपिंग, यानी कीपिंग ऑफ द बुक्स, कीपिंग ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि यानी हम अपने अपने हिसाब किताब की बुक्स रखते हैं। To memorize all the transaction, whether we have paid something to someone or we have received from someone, these are to be recorded. In business, there are many transactions. Goods are purchased, goods are sold, cash is received, cash is paid to the someone. Clear? These transactions are to be recorded. And where these are recorded are called our accounting books. देखो पहले दो लाइन में ये बात समझ आई क्या, पहले अपन क्या बात कर रहे हैं? ओके, अब देखो, सबसे जो पहला वर्ड आता है वो अपने पास आता है गुड्स। फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज गुड्स। Goods. For the businessman of marble, marble is goods for him. If he is furniture dealer, then furniture is goods for him. अगर वो फर्नीचर का बिजनेसमैन है तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स है। अगर वो किताब को भी बेचता है, स्टेशनरी बेचता है, तो उसके लिए स्टेशनरी गुड्स है। इफ ही इज डीलिंग इन द क्लोथ्स, देन क्लोथ्स आर द गुड्स फॉर हिम। यानी जिसमें उसका बिजनेस होता है वो कहलाता है गुड्स। राइट डाउन अबाउट द गुड्स, लिखना है सबको। गुड्स, थिंग्स और कमोडिटी, थिंग्स थिंग्स और कमोडिटी इन विच ट्रेडर डील्स, थिंग्स और कमोडिटी इन विच ट्रेडर डील्स, यानी जिसमें बिजनेसमैन डील करता है। थिंग्स, आइटम्स, कमोडिटी in which trader deals. Suppose I am dealing in furniture, then furniture is commodity for me, then same is goods for me. यानी जिसमें मेरी डीलिंग होती है वही मेरा गुड्स होता है। पहला पॉइंट क्लियर है क्या? पहले always there should be clear that in what commodity person is dealing. ये जरूरी है जानना कि वो पर्सन की डीलिंग किस में है, वो क्या डील कर रहा है, किसका बिजनेस कर रहा है, ये उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और हमारे अकाउंटिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि उसका बिजनेस किसका है। ही इज डीलिंग इन क्लॉथ्स, ही इज डीलिंग इन मशीनरी, ही इज डीलिंग इन फर्नीचर, स्टेशनरी, क्लियर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट जिसमें उसकी डीलिंग है। सपोज ही इज डीलिंग इन
sweets, then sweets are good for him. He is dealing in namkeen, then namkeen is good for him. तो उसके लिए वही उसके लिए गुड्स है. मेरी बात क्लियर है पहले? और किसी को कहीं भी समझ में नहीं आया, देन ही हैज टू रेज द हैंड एंड यू मे आस्क. सबको समझ आना चाहिए. और मेरा ऐसा मानना है कि अगर सिंसियरली अगर आप क्लास अटेंड करेंगे तो ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती मेरी क्लासेस में. नॉर्मली स्कूल में भी जरूरत नहीं पड़ती है. बच्चों को जब क्लास में पढ़ाते हैं 12th वाले भी नहीं जाते कहीं ट्यूशन, आधी क्लास कहीं ट्यूशन नहीं जाती. तो अभी अगर ट्यूशन ज्वाइन नहीं किया तो जरूरत पड़ेगी नहीं ट्यूशन ज्वाइन करने की. ठीक है, ओके. अब नेक्स्ट पहला पॉइंट हो गया गुड्स इन विच ट्रेडर डील्स, जिसमें कि उसकी डीलिंग होती है वो उसके लिए गुड्स होता है. नेक्स्ट सब लिखना है आपको अपनी कॉपी के अंदर. परचेजेज, PURCHASES, परचेजेस. नॉर्मली परचेज का मतलब क्या होता है? हम परचेज करते हैं कुछ, तो हम परचेज. बट एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न, एज फार एज अकाउंटिंग इज कंसर्न, purchase means only purchase of goods. Write down. When goods are purchased, when goods are purchased, it is called purchases. When goods are purchased, it is called purchases. गुड्स आर परचेज्ड, इट इज कॉल्ड परचेजेज. यानी अकाउंटेंसी में परचेजेज का मतलब ही परचेज ऑफ गुड्स होता है. ऐसा नहीं कि बिजनेस तो है कपड़े का और उसने खरीदी स्टेशनरी, तो हम स्टेशनरी के लिए भी कहते हैं परचेज. पर जब कपड़े खरीदने की बात चलेगी, कपड़े का ही बिजनेस है, तो क्लॉथ उसके लिए क्या हो गया? गुड्स. और उस गुड्स को परचेज करने के लिए जो वर्ड यूज होगा उस अकाउंट के लिए वो होगा परचेजेस. ये बात क्लियर है क्या मेरी? नेक्स्ट सेल्स. सेल का मतलब पैसे देते हैं और गुड्स डिलीवर करते हैं. तो लिखो व्हेन गुड्स आर सोल्ड, व्हेन गुड्स आर सोल्ड इट इज कॉल्ड सेल्स. व्हेन गुड्स आर सोल्ड इट इज कॉल्ड सेल्स. Goods are sold, it is called sales. अब जिसमें हमारी डीलिंग है उसको अगर अपन सेल कर रहे हैं यानी पैसा ले रहे हैं या फ्यूचर में पैसा लेंगे और अपन ने बेच दिया यानी उधार पे सेल करना या कैश में सेल करना, पर गुड्स की बात है. अदर देन गुड्स इज नॉट कॉल्ड सेल्स. जब गुड्स को ही सेल करते हैं जिसमें हमारी डीलिंग है उसी चीज को सेल करते हैं तो ये कहलाता है सेल्स. एक बार ये 3 वर्ड क्लियर है क्या जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? सबसे पहले समझ में आना चाहिए गुड्स क्या है, एक. दूसरा समझ में आना चाहिए परचेज. Purchase and sales both are related to the goods. Goods means in which trader deals. Suppose I am dealing in furniture. When furniture are sold, it is called sales, not the furniture. When furniture are purchased, it is called purchases, not the furniture. अब फर्नीचर का वर्ड नहीं आएगा, यहाँ आएगा परचेजेज, क्योंकि गुड्स परचेज किया. फर्नीचर की हमारी डीलिंग है, वही चीजें परचेज की है. Suppose I am dealing in furniture, but I purchased a machinery. Then machinery is not the purchase. Machinery is to be said machinery because I am not dealing in that machinery. एक बार ये बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट परचेज रिटर्न, चौथा वर्ड.
परचेज रिटर्न, इसका दूसरा नाम भी है रिटर्न आउटवर्ड। और एक होता है सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। अब देखो रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापस लौटना। इफ यू हैव परचेज्ड बट गुड्स इज नॉट up to the mark, it may be defective, it may not be up to the mark, then this type of goods cannot be accepted and this is to be returned to the supplier। यानी वो गुड्स जो पहले अपन ने परचेज किया वो वैसा नहीं है जैसा अपन को दिखाया था, या उसमें वो सारे स्पेसिफिकेशन नहीं है जो उन्होंने मेंशन किया, तो हम क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, वापस लौटा देंगे, वापस रिटर्न कर देंगे। तो अगर अपन ने गुड्स से रिटर्न किया, जो अपन ने गुड्स परचेज किया जिसके लिए अपन ने परचेज लिखा, वही चीज अपन ने वापस रिटर्न कर दिया तो अपने लिए क्या हो गया, परचेज रिटर्न। अब आता है सेल्स रिटर्न। अब देखो इसका मतलब क्या, रिटर्न आउटवर्ड। आउट का मतलब बाहर जाना। बाहर कौन सा गुड्स जाएगा, जो अपन ने पहले अंदर लिया। जो गुड्स हमने पहले परचेज किया तो गुड्स हमारे अंदर आया गोडाउन में, बिजनेस में। वही गुड्स हमने वापस निकाल दिया, आउटवर्ड का मतलब जाना। तो वो गुड्स जो जा रहा है कौन सा जाएगा, कौन सा रिटर्न करेंगे, जाने वाला गुड्स जो अपन ने परचेज किया, इसलिए अपन कहते हैं उसको रिटर्न आउटवर्ड। इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट सेल्स रिटर्न। अगर हमें ये राइट है कि हम गुड्स वापस लौटा दें, तो अब हमारे कस्टमर को भी राइट है कि गुड्स अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है, गुड्स उसके हिसाब से ठीक नहीं है, तो वो भी हमें रिटर्न कर सकता है। मीन्स व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू द customer is not happy, he is not satisfied, or he may find that goods not up to the expectation of him, then he has a right to return that goods to the seller। हम यहां पर सेलर है, वो गुड्स हमें वापस लौटा सकता है, तो हम इसको कहते हैं सेल्स रिटर्न। When goods are returned by the customer is called sales return। When goods are returned to the supplier, it is called purchase return। Write down. Purchase return means when goods are returned to the supplier। और ये लिखना है when goods are returned by the customer is called sales return। It is also known as return inward। जो गुड्स लौट कर वापस हमारे अंदर गोडाउन में आ गए, इनवर्ड। क्लियर है क्या बात। अब नेक्स्ट आता है ओपनिंग स्टॉक। ऊपर लिख रहा हूं ओपनिंग स्टॉक और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। ये सारे गुड्स के अकाउंट हैं। पहला आता है ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक। हम कहते हैं 10 टीवी हमारे स्टॉक में पड़ा हुआ है, 10 टीवी हमारे स्टॉक में है। स्टॉक का मतलब क्या है, यानी गुड्स लाइंग इन आवर गोडाउन। जो गुड्स हमारे पास शॉप में पड़ा है, जो अनसोल्ड है, बेचा नहीं है, बेचेंगे आप। जो हमारे गोडाउन में पड़ा है, जो हमारी शॉप पे पड़ा है, जिसको बेचना है, वो कहलाता है स्टॉक। इज इट क्लियर। अब आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग और क्लोजिंग का मतलब क्या। ओपनिंग मीन्स इन द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर। In the beginning of accounting year, which goods lying in our godown or shop is called opening stock। स्टॉक का मतलब तो क्लियर है, अपने गोडाउन में पड़ा है जो गुड्स है।
ओपनिंग का मतलब होता है साल के शुरू में। अपने साल की शुरुआत कब होती है? अप्रैल 1 को। इज इट क्लियर? ओपनिंग स्टॉक मीन्स स्टॉक विच इज लाइंग इन आवर गोडाउन इन द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर। जो साल के शुरू में होता है वो कहलाता है ओपनिंग स्टॉक। अब ऐसे आता है नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक का मतलब तो सेम ही है, जो गोडाउन में पड़ा है जिसको अब बेचना है। क्लोजिंग का मतलब एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। गुड्स विच इज लाइंग इन द गोडाउन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, जो साल के आखिर में, वो कहलाता है क्लोजिंग स्टॉक। ये 6 अकाउंट है, ये 6 ही अकाउंट टोटली अपने गुड्स के अकाउंट है जिनको अपन को बहुत आगे तक याद रखना है। देखो एक बार ये 6 चीजें जो मैंने पढ़ाई है, 7 पढ़ाई अभी तक, इसमें अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। यू हैव टू टेक योर ओन टाइम। देखो, हाँ भाई, सेल्स रिटर्न, अनुज। सेल्स रिटर्न, फर्स्ट सेल्स मीन्स गुड्स सोल्ड टू द कस्टमर फॉर द कैश और ऑन क्रेडिट। सबसे पहले सेल्स का मतलब होता है कि हम पैसे लेते हैं या फ्यूचर में पैसे लेते हैं, उसके बदले में गुड्स अपन आज ही उसको दे देते हैं, ये होता है अपने पास सेल्स। अब रिटर्न का मतलब है उसने वापस लौटा दिया। व्हेन गुड्स इज रिटर्न बाय द कस्टमर अर्लियर विच वी हैव सोल्ड टू हिम, यानी जो अपन ने उसको पहले गुड्स सेल किया वो गुड्स उसने वापस रिटर्न कर दिया। और रिटर्न करने के मैंने बताया कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं। गुड्स may not be at up to the mark, there may be defective, clear, there may be some wear and tear, टूट फूट हो गया गुड्स में, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो कह देगा भैया गुड्स वापस ले जाओ अपना, क्योंकि मेरे को तो टूट गया, मैं किसको बेचूंगा ये, तो गुड्स वापस लौटा देता है। तो जो कस्टमर गुड्स लौटाता है उसको अपन कहते हैं सेल्स रिटर्न, क्योंकि कस्टमर को अपन ने सेल किया। और जो हम जिससे खरीदा अपन ने उसी को वापस लौटा देते हैं तो वो कहलाता है परचेज रिटर्न। मीन्स गुड्स विच इज रिटर्न टू द सप्लायर फ्रॉम हुम वी हैव परचेज्ड ऑन क्रेडिट अर्लियर, जिससे पहले अपन ने परचेज किया उसी को वापस लौटा दिया गुड्स। जब हम लौटाते हैं परचेज रिटर्न, जब कस्टमर लौटाता है सेल्स रिटर्न। यस अनुज पौदार, इज इट क्लियर? ओके, एनीवन, एनी मोर? एक वर्ड और लिखा देते हैं फिर उसके बाद क्लास ऑफ। अनदर वन इज कैपिटल। राइट डाउन अबाउट द कैपिटल। बिजनेस में पैसा लगाना पड़ता है, पढ़ा होगा ना अपन ने कई जगह, इतनी कैपिटल लगाया, हिंदी में बोलते हैं पूंजी लगाया। राइट डाउन अबाउट द कैपिटल। कैश पैसा, कैश गुड्स और असेट्स, कैश गुड्स और असेट्स which are invested by the proprietor, which are
invested by the proprietor into the business is called capital. Is called capital. In another words, we can say, it is also treated as internal liabilities. It is also known as internal liabilities. Internal liabilities. समझना है, प्रोप्राइटर जो मालिक होता है वो बिजनेस में जो कुछ अपने रिसोर्सेस को लगाता है, रिसोर्सेस क्या, उसके पास 10 लाख रुपए कैश पड़ा है, 10 लाख रुपए लगा दिए। उसके पास अपनी खुद की बिल्डिंग है तो अपनी बिल्डिंग ही लगा दी बिजनेस में, भाई इसमें बिजनेस कर लेंगे। फर्नीचर पड़ा है घर पे, सोफा सेट वगैरह, चेयर्स वगैरह, वो लगा दी उसने तो वो असेट्स हो गई। तो वो प्रोप्राइटर जो भी अपने रिसोर्सेज को बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेगा, इन्वेस्ट करेगा, ये कहलाएगा कैपिटल। इज इट क्लियर? अब एक बार देख लो, कुछ यहां तक पूछना हो तो कल आगे पढ़ाऊंगा, एक बार देखो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। अभी कुछ पूछना? एक वर्ड और लिख लो यार फटाफट, 3 लाइन की और है। ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स, DRAWINGS, ड्रॉइंग्स। अब ये कैपिटल का अपोजिट है। व्हेन कैश, सेम ऐसा ही, व्हेन कैश, गुड्स और असेट्स, कैश, गुड्स और असेट्स which are taken away by the proprietor, for his personal use, it is called drawings. Personal use, it is called drawings. कैपिटल का उल्टा। अब बिजनेस से पैसा निकाल लिया, सपोज 10,000 रुपये निकाल लिया बच्चे की फीस जमा कराने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, एक 25,000 रुपये का टीवी निकाल के अपने घर ले गया देखने के लिए, तो 25,000 ये ले गया, 10,000 रुपये कैश ले गया, तो 35,000 बिजनेस से निकाल लिए। ये कह रहा था ड्रॉइंग्स, यानी बिजनेस से निकालना ड्रॉइंग्स, बिजनेस में रिसोर्सेज लगाना कैपिटल। ये क्लियर है बात? अब देखो, पहले एक बार कुछ पूछना हो तो पहले यहां तक। अब कल आगे पढ़ाते हैं, कल ये सब पढ़ के आना ताकि आगे और 3-4-5 चीजें और लिखवानी है, फिर अपन आगे कुछ समझ पाएंगे ढंग का। ठीक है, ओके।